Hello everyone, welcome to our channel Pariksha. So in today's video we are going to do expected MCQs on mathematics and statistics for JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम। जो हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की में जो मैथ्स की वेटेज है वो 10 मार्क्स की है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इज़ एक्सप्रेस्ड एज। प्रोबेबिलिटी सबको पता है प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही ये तो हमने फॉर्मूले से डेफिनेशन बता दी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बट अगर हम ऐसे लेमन लैंग्वेज में बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस टू अकर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ एक्सप्रेस। प्रोबेबिलिटी को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? रेशो में, परसेंटेज में, प्रोपोर्शन में या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। रीज़न देती हूँ मैं। रेशो कैसे होती है? एक टर्म ऊपर होती है, एक टर्म नीचे होती है। हम ऐसे परसेंटेज प्रोबेबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और प्रोपोर्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ। दो इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कब होते हैं? लेमन लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो अपने आप पे डिपेंड करते हैं सिर्फ। तो हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। ईच आउटकम हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस, कि इंडिपेंडेंट तब होंगे जब हर एक इवेंट की जो आउटकम होगी उसके इक्वल चांसेस होंगे अकरेंस के। क्या ये होगा? देयर इज़ ए कॉमन पॉइंट इन बिटवीन दैम, कि दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा तब होगा। या वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर, एक ही अकरेंस जो होगी वो दूसरी की अकरेंस पे इफेक्ट नहीं करेगी। या फिर बोथ इवेंट्स हैव ओनली वन पॉइंट, जब दोनों इवेंट्स का सिर्फ एक पॉइंट है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तभी होंगे जबकि एक की अकरेंस दूसरी की अकरेंस पे इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का एक अदर नेम क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी एंड नन ऑफ द अबव। आपको सबसे पहले क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता दूं। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारे पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो हमारी, और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल जो हमारे पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस आता है वो यही है कि जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है वो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम कोई भी क्वेश्चन हम फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं इजीली। बट अगर बात करें हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की तो ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है और ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही फुलफिल कर सकते हैं हम इसको, क्वेश्चंस को इनके। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ कॉइन एंड अ डाई इज थ्रोन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस इज। जब एक कॉइन और एक डाई हम एक साथ फेंकते हैं तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस, कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे? सैम्पल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास? तो इसका आंसर है सी 12। 12 कैसे? मैं आपको रीज़न दे देती हूँ। जब एक कॉइन और एक टॉस, कॉइन को हम और डाई को हम एक साथ टॉस करते हैं तो हमारे पास कॉइन के हमारे पास जो आउटकम्स है वो क्या होंगी? हेड और टेल। बट जब एक हम डाई रोल करेंगे तो उसके आउटकम्स क्या आते हैं? ये राइट साइड पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो जब इन दोनों के केसेस बनेंगे सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा? या तो हेड के साथ कितने आ जाएंगे? हेड के साथ हेड के 6 केसेस बनेंगे और टेल के भी 6 केसेस बनेंगे। तो टोटल सैम्पल स्पेस कितना बन जाएगा? 12। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? 12। व्हेन ए कॉइन एंड ए डाई आर थ्रोन, जब एक साथ दोनों हम फेंकते हैं, टॉस करते हैं, तो जो हमारे पास पॉसिबल केसेस वो कितने आ जाते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड क्वीन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड इज। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी एक स्पेड क्वीन की। स्पेड भी होनी चाहिए और क्वीन भी होनी चाहिए, मतलब क्वीन जो कि स्पेड का पार्ट है, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। सबसे पहले आपको कार्ड का पता होना चाहिए। जो एक पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं उसमें कितने, उसकी डिवीजन क्या है, डिस्टिंक्शन किस हिसाब से होती है उसमें।
एक वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड में टोटल कार्ड होते हैं 52, जिसमें से रेड होते हैं 26 और ब्लैक होते हैं 26 हो गए 52। अब रेड की जो डिस्टिंक्शन है वो है, रेड होते हैं, रेड में 2 कार्ड्स अदर फर्दर डिवाइड होते हैं, एक डायमंड्स होते हैं और दूसरे हार्ट्स होते हैं। 13 जो होते हैं डायमंड्स होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं। ब्लैक में भी सिमिलरली 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्लब्स होते हैं। तो क्या होगा कि ये 4 जो फेस कार्ड्स हैं ये तो हर एक में होंगे ही होंगे, 4 डायमंड में भी होंगे, 4 हार्ट्स में भी होंगे, 4 स्पेड में भी होंगे और 4 क्लब्स में भी होंगे। तो ये था हमारा कार्ड। अब हमें इन्होंने पूछा हुआ है स्पेड क्वीन। तो स्पेड क्वीन कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/52। स्पेड में कितनी क्वींस हैं, एक ही क्वीन है। स्पेड में कितने फेस कार्ड्स होते हैं 4, 4 में से क्वीन कितनी है, एक, तो कितनी आ जाएगी 1/52। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट सम बीइंग 3 इज। हमने 3 डाई हमने एक साथ थ्रो किए हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द सम बीइंग 3। जब आप 3 डाई रोल करोगे, जब आप 1 डाई रोल करते हो तो आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाता है 6 का। जब आप 2 डाई रोल करते हो सिमिलरली आपका सैम्पल स्पेस बढ़ता जाता है। जैसे 3 रोल करते हो तो वो उसका सैम्पल स्पेस हमारे पास आ जाएगा 216। ठीक है, फर्स्ट अगर हम एक डाई रोल करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है इसका 6 रेज पावर n। तो अगर हमने एक डाई रोल किया तो 6 रेज पावर 1, तो 6 रेज पावर 1 आ गया 6, मतलब सैम्पल स्पेस कितना आ गया 6 का। तो फॉर्मूला हमारे पास 6 रेज पावर n है। तो हमारे पास अगर हमें पूछा हुआ 2 डाई रोल, तो 2 डाई जब हम रोल करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आ गया 36, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा 36 का। सिमिलरली जब हमें 3 डाई रोल करने होंगे तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना आ जाएगा 216 का। तो जब 3 डाई हम रोल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम है हमारे पास वो 3 है। तो सम हमारे पास 3 कैसे आ जाएगा, वो तो एक ही वैल्यू का आएगा 1 1 1, तो 1 1 1 आ गया 3। तो हमारे पास आउटकम कितना आ गया इवेंट का, वो आ जाएगा इसका आंसर 1/216। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस। एक कॉइन हम 6 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, हमें निकालना है कि कितने पॉइंट्स हमारे पास सैम्पल स्पेस में। अगर एक कॉइन हम 6 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन अगर हमने 6 टाइम टॉस कर दिया तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कैसे बना 2 रेज पावर 6। कैसे, उसका फॉर्मूला होता है कॉइन जब टॉस कर, कॉइन के कितने सैम्पल स्पेस बनता है। एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना बन जाएगा 2 का, हेड और टेल। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है 2 रेज पावर n। तो जब हम एक कॉइन टॉस कर देते हैं 6 टाइम्स तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है 2 रेज पावर 6। तो 2 रेज पावर 6 की वैल्यू क्या होती है 64। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन ए सिंगल डाई इज थ्रोन द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर और इवन नंबर आर। जब एक डाई हम सिंगल डाई हम थ्रो करते हैं तो इवेंट बताना है आपने ऑफ गेटिंग ऑड नंबर और इवन नंबर। ये क्या है आपस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, डिपेंडेंट इवेंट्स है। ऑब्वियसली डिपेंडेंट इवेंट्स है, क्यों, क्योंकि जब हमने एक डाई रोल कर लिया तो गेटिंग एन ऑड नंबर और इवन नंबर इन दोनों की वैल्यूज एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी। अगर एक हमने बाहर निकाल दिया तो दूसरे पे डिपेंड करेंगी, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मैं एक जस्टिफिकेशन के साथ आपको प्रूव कर देती हूँ। अगर 2 इवेंट जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इफ़ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दोनों एक साथ अकर नहीं कर सकते हैं, दैट इज दे हैव नो आउटकम्स इन कॉमन। उन दोनों में कॉमनली कोई भी आउटकम नहीं होगी। तो और कॉमन पोर्शन नहीं होगा, नीचे डायग्राम में देख लो ए और बी 2 इवेंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो कॉमन कुछ नहीं होगा तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट जब ए इंटरसेक्शन बी ही हमारे पास 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। अगर कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रह जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0। तो हमारा जो 0 का ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो बी पॉइंट दिया हुआ ये करेक्ट नहीं होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पार्ट ही है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू ये कभी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में क्या होगा। सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहता है ये, और इसकी डेफिनेशन आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड इवेंट बी अकर्स गिवन दैट द फर्स्ट इवेंट हैज़ अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि इवेंट बी तब अकर करेगा जब ए ऑलरेडी अकर कर चुका है। तो इसका फॉर्मूला ये आ जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब इंटरसेक्शन, ए एंड बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल अकर इज गिवन बाई। अगर दो इवेंट्स ए एंड बी जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी की वो दोनों अकर करेंगे एक साथ, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन, टू डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 5 इज। हमने दो डाई एक साथ थ्रो किए हैं, एक डाई की सैम्पल स्पेस कितनी आ गई 6, 2 की आ गई 36। तो जब ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल स्कोर ऑफ 5, तो जितनी भी उसकी वैल्यू आएंगी सम करके हम उसका जब इवेंट निकालेंगे, इवेंट निकाल के हम उसकी प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13th क्वेश्चन, अ फादर हैज़ 3 चिल्ड्रन with at least one boy, what is the probability that he has 2 boys and 1 girl? एक फादर के पास 3 बच्चे हैं उसके, with at least 1 boy, एक बॉय तो हुआ ही है उसका। what is the probability that he has 2 boys and 1 girl? प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि उसके पास 2 boys and 1 girl है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बाद में देखती हूँ, पहले आपको इसका रीज़न सुना देती हूँ। हमें उसने क्या बोला हुआ है कि फादर के पास एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, तो इसका मतलब 3 इसके जो सिनेरियो बनते हैं, पॉसिबल सिनेरियो उसके जेंडर्स के, वो किस हिसाब से बन जाते हैं। एक तो उसके पास कि तीनों जो उसके बच्चे हैं वो बॉयज़ हैं, दूसरा सिनेरियो कि 2 बॉयज़ हैं और 1 गर्ल है, और थर्ड सिनेरियो क्या है 1 बॉय और 2 गर्ल है। 3 गर्ल्स नहीं हो सकती क्योंकि एटलीस्ट 1 बॉय होना ही होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द 3 सिनेरियो इज सेम, इनकी सभी की सिनेरियो जो है वो सेम है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट फादर हैज़ 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल कितना आ जाएगी 1/3। ये जो सेकंड वाला सिनेरियो है ये आ जाएगा आंसर। तो हम इसमें किसको टिक करेंगे, 1/3 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी ट्रेस टू स्टेट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री। सबसे पहले कौन से फील्ड में जो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ है और जो ओरिजिन है वो किया गया था, वो कहाँ पे किया गया था, स्टेट यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग इन द डेफिनेशन गिवन बाई। स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं, ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये डेफिनेशन दी थी हमारे पास ऑप्शंस है क्रॉक्सटन, ए.एल. बाउली, बेडिंगटन और वेबस्टर। किसने दी थी, ये डेफिनेशन दी थी ए.एल. बाउली की दी हुई डेफिनेशन है। ए.एल. बाउली के अकॉर्डिंगली क्या था, स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16th क्वेश्चन, व्हेन द कलेक्शन डेटा इज ग्रुप्ड विद रेफरेंस टू टाइम वी हैव। जब कलेक्टेड डेटा जो हमारे पास होता है उसको हम ग्रुप करते हैं विद रेफरेंस टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब भी टाइम रिलेशन में बात हो रही हो ना हमारे पास रेफरेंस टू टाइम, तो हमेशा वो चीज़ क्या आती है, क्रोनोलॉजी। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वी कैन ड्रॉ। हम हिस्टोग्राम की हेल्प से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसकी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है,
क्लास इंटरवल्स ऑफ टाइप 30, 39, 40 to 49, 50 to 59 रिप्रेजेंट, इस टाइप के जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूसिव टाइप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस टाइप के जो इंटरवल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, रॉ डाटा मीन्स, जो हमें गिवन डेटा दिया होता है, रॉ डेटा दिया होता है जिसको हमें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमें लिखना होता है, उस रॉ डेटा को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। कि ये जो डेटा हमें प्राइमरीली गिवन दिया हुआ है तो ये इसको क्या बोलते हैं, रॉ डेटा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल डायग्राम, इसमें से वन डायमेंशनल डायग्राम क्या है, तो हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, सिलेंड्रिकल, हिस्टोग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, वन डायमेंशनल कौन सी डायग्राम है, बार डायग्राम। बार डायग्राम जो है वन डायमेंशनल है, वैसे ही पाई डायग्राम अगर बोलो, सिलेंडर बोलो, हिस्टोग्राम बोलो तो ये 2D या 3D डायग्राम्स हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा सिर्फ बार डायग्राम का। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है बिगिन्स एट द ओरिजिन, क्या ये बिगिन होता है ओरिजिन से, पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता है, बिगिन्स एट द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिगिन होता है, या बिगिन्स एंड एंड्स एट द बेस लाइन, या स्टार्ट और एंड दोनों बेस लाइन पे होता है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, which is begins and ends at the baseline. Next 22nd क्वेश्चन है, ऑगिव इज अ, ऑगिव क्या है, ऑगिव किसको बोलते हैं हम, ऑगिव हम बोलते हैं लाइन डायग्राम को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑगिव इज अ लाइन डायग्राम। हमें ऑप्शन बार डायग्राम का भी दिया है, बोथ का भी दिया है, नन का भी दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ना बार डायग्राम है, ना बोथ है, ना नन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑगिव इज अ लाइन डायग्राम। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, सैम्पलिंग इज इनएविटेबल इन द सिचुएशंस, सैम्पलिंग जो होगी वो इनएविटेबल किस सिचुएशन में होगी, किस सिचुएशन में हम सैम्पलिंग नहीं कर पाएंगे, वो है ब्लड टेस्ट ऑफ ए पर्सन, व्हेन द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, टेस्टिंग ऑफ लाइफ ऑफ ड्राई बैटरी सेल्स। किस केस में सैम्पलिंग जो इनएविटेबल होगी वो होगी ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों केसेस में क्या होगा, सैम्पलिंग हमारी इनएविटेबल होगी, हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, सिंपल रैंडम सैंपल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, जो सिंपल रैंडम सैंपल है वो हम किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है स्लिप मेथड, रैंडम नंबर टेबल, या कैलकुलेटर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हम जो सिंपल रैंडम सैंपल है हमारे पास वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, स्लिप मेथड से भी कर सकते हैं, रैंडम नंबर टेबल से भी कर सकते हैं, और कैलकुलेटर की हेल्प से भी। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है हमारे पास, अ नंबर सीरीज कंसिस्ट ऑफ, जो एक नंबर सीरीज होती है वो किससे बनी होती है, ये स्टैटिस्टिक्स का इक्वेशन है। 2 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स एंड 5 कंपोनेंट्स। तो इसका राइट आंसर है जो टाइम सीरीज किससे बनी होती है, 4 कंपोनेंट्स की। टाइम सीरीज इज कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, इकोनॉमेट्रिक मेथड्स इन्वॉल्व, इकोनॉमेट्रिक जो मेथड्स होते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इकोनॉमेट्रिक मेथड्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमिक्स भी, स्टैटिस्टिक्स भी और मैथमेटिक्स भी। नेक्स्ट हमारे पास 27th क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक रिदम थ्योरी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो इकोनॉमिक रिदम थ्योरी है वो किस कैटेगरी में आती है, एनालिटिक मेथड में, नेव मेथड में, बैरोमेट्रिक मेथड में, या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेव मेथड। तो जब भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक रिदम थ्योरी जो है वो किस कैटेगरी में आती है, वो आती है नेव मेथड में। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है, जनरल फर्टिलिटी रेट इज अ नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन एज्ड। जो जनरल फर्टिलिटी रेट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन जिनकी एज कितनी होती है 15 to 44। जो अगर हमें जनरल फर्टिलिटी रेट हमें निकालना हो तो हम किन वुमेन की एज ग्रुप का निकाल सकते हैं, वो 15 से लेके 44 के एज ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है, इन द कैलकुलेशन ऑफ NRR द फैक्टर ऑफ मोर्टेलिटी इज कंसीडर्ड। इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट, NRR मतलब नेट रिप्रोडक्शन रेट, तो जो फैक्टर ऑफ मोर्टेलिटी है वो भी कंसीडर करते हैं। तो इसका ऑप्शन है येस, नो और समटाइम्स, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है येस, ऑलवेज, कि जब भी हम नेट रिप्रोडक्शन रेट हम कैलकुलेट करते हैं तो मोर्टेलिटी का फैक्टर भी हम कंसीडर करते हैं। तो क्या है, येस।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का वो है बिजनेस फोरकास्ट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो बिजनेस फोरकास्ट, बिजनेस की हम प्रोबेबिलिटी जो लेके चलते हैं, बिजनेस के बारे में जो हम प्रिडिक्शंस हम करते हैं वो हम किस बेसिस पे करते हैं? वो प्रेजेंट डेटा को लेके, पास्ट डेटा को लेके, पॉलिसीज एंड सर्कमस्टांसेस को लेके, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कुछ इसकी फंक्शनिंग होगी नहीं होगी, ग्रोथ होगी नहीं होगी, तो हम वो किस बेसिस पे करते हैं? उसकी हम जो फोरकास्टिंग करते हैं, जो बिजनेस की फोरकास्टिंग करते हैं, वो हम किस बेसिस पे करते हैं? उसके प्रेजेंट डेटा को लेके, पास्ट डेटा को लेके, पॉलिसीज या सर्कमस्टांसेस जो भी हैं उन सबको कंसीडर करके, उन सबको माइंड में रख के ही हम बिजनेस फोरकास्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के एक्सपेक्टेड MCQs ऑन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का सिलेबस कम नहीं होता, काफ़ी होता है। हम ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो और भी लाते जाएंगे, आप देखिए। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि हमारी वीडियोस को एनकरेजमेंट मिले और आपका भी सिलेबस कंप्लीट होता जाए जल्दी से जल्दी। बेल आइकन को दबा लो ताकि अपकमिंग वीडियो का जो अपडेट है वो भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।